चलिए बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की। कुछ ऐसी बातें मैं आपके सामने रखूंगा जिसको हर इन्वेस्टर जानना चाहता है। कुछ ऐसी बड़ी खबर जिसका इंतजार सबको था। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि कंपनी की तरफ से अभी एक बड़ी अपडेट आ रही है। और ये खबर किस बारे में होगी इसका अंदाज़ा लगाना मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। जो भी कोचिंग शिपयार्ड से जुड़े हुए हैं उनको एक एक खबर रहती है कि कंपनी में क्या चल रहा है। तो इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है कि कंपनी ने किस तरह की अपडेट दी होगी। बिल्कुल सही समझ रहे हो गाइस आप। हम बात करेंगे कंपनी के डिविडेंड की। और अभी अभी कुछ बड़ी बातों का खुलासा किया गया है कंपनी की तरफ से। और इस वीडियो में डिविडेंड से भी एक बड़ी खबर है। क्या डिविडेंड से भी बड़ी कोई खबर कोचिंग शिपयार्ड में हो सकती है? बिल्कुल, डिविडेंड से भी बड़ी एक खबर है जो तुमको पूरा क्लियर कर देगी कि अब आगे कोचिंग शिपयार्ड में क्या होने वाला है, क्या वो बातें हैं जो ध्यान में रखकर चलनी है। तो चलिए देखते हैं और बारीकी से इस चीज़ को समझते हैं। मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर कोचिंग शिपयार्ड खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स में हमें वो महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है जो कंपनी की तरफ से आई है। 9 घंटे हो गए हैं इस अपडेट को आए। सिंपली क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जो कंपनी की तरफ से ऑफिशियल पीडीएफ आई है वो खुल जाती है। पीडीएफ को थोड़ा बड़ा करने के बाद इम्पोर्टेंट अपडेट को देख लेते हैं। सबसे ज़रूरी फ्राइडे यानी कि 12 सितंबर 2025 का दिन है। कंपनी ने 12 सितंबर 2025 को रिकॉर्ड डेट फिक्स की है। रिकॉर्ड डेट का मतलब ये है कि जिस इन्वेस्टर के पास इस डेट को शेयर होंगे वही फाइनल डिविडेंड रिसीव करेगा। यानी अगर आपको कोचिंग शिपयार्ड का डिविडेंड चाहिए तो 12 सितंबर से पहले पहले आप कोचिंग शिपयार्ड में एंट्री ले सकते हैं। कंपनी ने डिविडेंड का अमाउंट भी बता दिया है। ये जो फाइनल डिविडेंड है 2 रुपये 25 पैसे के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात, एक खबर कंपनी ने इस पीडीएफ में ही छुपा कर भेजी है। क्या ये बात वाकई में बहुत ज़रूरी है या फिर बस एक ज़रूरी बात है? ये इस बात को जानकर ही पता चलेगा। कंपनी ने यहाँ पर कहा है कि ये जो डिविडेंड है तभी आपको मिलेगा जब 53 एजीएम यानी एनुअल जर्नल मीटिंग में ये अप्रूव हो जाए कि डिविडेंड देना चाहिए। ये 53rd एनुअल जर्नल मीटिंग जिसको एजीएम मीटिंग बोलते हैं, ये 29 सितंबर 2025 को होने वाली है जो आप इधर देख सकते हैं। बिल्कुल सही आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या एजीएम की मीटिंग से डिविडेंड कैंसिल भी हो सकता है? तो हाँ, थ्योरेटिकली एजीएम में डिविडेंड कैंसिल या रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत रेयर होता है। एजीएम का आप रोल समझो, इस एनुअल जर्नल मीटिंग का रोल आप समझो। जो ये एजीएम मीटिंग होती है इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो वोट करते हैं कि प्रपोजल अप्रूवल होगा या नहीं होगा डिविडेंड का। तो यहाँ पर डिविडेंड क्यों रिजेक्ट हो सकता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कारण हो सकते हैं। जैसे कंपनी के फाइनेंशियल अनएक्सपेक्टेड तरह से खराब हो गए हों, रेगुलेटरी या लीगल इशू कोई आ गया हो, बोर्ड ने कोई और अर्जेंट फंड रिक्वायरमेंट बता दिया हो। जैसे कंपनी ने बोला कि डेट रीपेमेंट करनी है तो डिविडेंड अभी नहीं देंगे। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से डिविडेंड कैंसिल या फिर रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है और प्रॉफिट भी कंपनी के पास अच्छा खासा है तो एजीएम की जो मीटिंग होगी इसमें यूजुअली अप्रूव मिल ही जाता है। और लार्ज कंपनी में शेयर होल्डर मोस्टली अप्रूव दे ही देते हैं, स्पेशली जब जब डिविडेंड कंसिस्ट हो कंपनी का, यानी लगातार डिविडेंड कंपनी दे रही हो। तो क्या इस कंपनी का जो डिविडेंड कंसिस्ट है, अगर आप इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, कम से कम 2-3 सालों से इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, तो आपको पता है कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री काफ़ी कंसिस्ट रहा है। लेकिन जो अमाउंट है उसमें थोड़ा वेरिएशन हमें देखने को मिला है। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डिविडेंड मिलने के चांस काफ़ी अच्छे हैं। और एजीएम की जो ये मीटिंग होगी, इस मीटिंग में डिविडेंड अप्रूव होने की संभावनाएं भी ज़्यादा हैं, लेकिन फाइनल अप्रूवल एजीएम की मीटिंग के बाद ही मिलेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट और जो ज़रूरी बात है, अगर अप्रूव हो जाता है तो डिविडेंड कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन सी डेट को हमें डिविडेंड हमारे अकाउंट में आ जाएगा। कंपनी का यहाँ पर सीधा कहना है कि 28 अक्टूबर 2025 तक ये जो डिविडेंड है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि जितने भी इन्वेस्टर हैं सब तक पहुँच जाएगा। तो अब आपका नंबर 28 अक्टूबर से पहले आता है या फिर 28 अक्टूबर को ही आता है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इतना ही नहीं, जो भी आपको पेमेंट होगी डिविडेंड की उसमें टीडीएस कट सकता है।
टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, यानी आपको थोड़ा कम डिविडेंड मिल सकता है। अब थोड़ा कितना कम मिल सकता है, इसको अगर हम समझें तो मान लेते हैं कि आपके पास 100 शेयर हैं कोचिंग शिपयार्ड के, तो टीडीएस कैलकुलेशन का हिसाब लगाया जाए तो डिविडेंड अमाउंट होता है एक शेयर के ऊपर 2 रुपये 25 पैसे। तो 100 शेयर का टोटल डिविडेंड हो गया 225 रुपये। टीडीएस रेट कटता है 10% के आसपास अगर आपके पास पैन कार्ड वैलिड है तो 225 का 10% काट लिया जाए तो आपके हाथ में बचेगा 202 रुपये। तो 100 अगर शेयर हैं तो 202 रुपये तो आपको डिविडेंड के तौर पे मिलने हैं। लेकिन जो टीडीएस है कभी कभार आपका ज़्यादा भी कट सकता है अगर आपका पैन वैलिड नहीं है, यानी पैन कार्ड वैलिड नहीं है, या आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया हुआ है। तो सेक्शन 206 ए के तहत आपका जो टीडीएस है वो 20% कट सकता है। तो 20% के हिसाब से ये 45 रुपये हो जाता है अगर आपके पास 100 शेयर हैं। तब आपका जो नेट डिविडेंड है 100 शेयर के ऊपर 180 रुपये होगा। तो आई होप मैंने पूरी कोशिश की है डिविडेंड से रिलेटेड जो आपको समझाना था वो समझा दिया है। लेकिन अब सवाल ये आता है, कोचिंग शिपयार्ड में डिविडेंड से भी बड़ी कोई खबर है? तो बिल्कुल गाइस, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के लिए डिविडेंड अनाउंसमेंट के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए ध्यान देने लायक हैं। यहाँ पर कोचिंग शिपयार्ड ने, मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने और गार्डन रिच शिप बिल्डर ने मिलकर फाइनल ईयर 2027 तक अपना ऑर्डर बुक 3 गुना बढ़ा लिया है। और ये जो बढ़ोतरी है ये मेक इन इंडिया की वजह से हो रही है, डिफेंस को मॉडर्नाइजेशन करने की वजह से हो रही है, गवर्नमेंट जिस तरह से सपोर्ट कर रही है डिफेंस सेक्टर को उसके चलते हो रही है। अभी कोचिंग शिपयार्ड ने एक और बड़ा काम किया है। कोचिंग शिपयार्ड ने जो नए वॉरशिप हैं उनकी कंस्ट्रक्शन को लेकर कुछ बड़ा काम किया है। अभी कोचिंग शिपयार्ड ने एक और बड़ा काम किया है। कोचिंग शिपयार्ड ने जो आईएनएस बीन्स कोचिंग शिपयार्ड ने आईएनएस बीन्स करके एक शिप होता है, उसकी मिड लाइफ यानी कि वो 50% तक खराब हो चुका है। उस 50% के खराब होने पर उसको अपग्रेड करने का काम शुरू किया है, जिसमें कंपनी ने कहा है कि स्ट्रीम टरबाइन परपुलेशन की जगह हम इसको डीजल परपुलेशन में बदलने जा रही हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो इसकी जो लाइफ 10 साल की है वो बढ़कर 20 साल हो जाएगी। शिप पुरानी हो गई थी और उसके इंजन परपुलेशन सिस्टम आउटडेटेड हो चुके थे, लेकिन अपग्रेड के बाद शिप फिर से नए जैसा चलने लगेगा, 10 साल और ज़्यादा काम करेगा। अपग्रेड से शिप की उम्र और ज़्यादा बढ़ गई है, पीरियड ऑलमोस्ट डबल हो गया है, यानी 10 साल से सीधा 20 साल हो गया है। तो अब सवाल ये आता है कि भाई कंपनी को इससे क्या फ़ायदा? तो आपको बताना चाहूँगा कि जो अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी किसी शिप को अपग्रेड करना है, उसकी लाइफ स्पैन को बढ़ाना है, तो इससे कोचिंग शिपयार्ड को डायरेक्ट रेवेन्यू मिलता है और काम भी बहुत ज़्यादा लंबे समय का नहीं होता। ऊपर से कंपनी की रेपुटेशन और फ्यूचर ऑर्डर का स्कोप भी बढ़ जाता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कंपनी पुराने शिप को रिपेयर करके उनकी लाइफ बढ़ा रही है, तो नए ऑर्डर्स तो आना बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पुराने शिप ही जब चल रहे हैं। तो बिल्कुल गाइज, नए ऑर्डर टेम्परेरी बेस पे कम हो सकते हैं, लेकिन जो रिपेयरिंग का काम है वो भी कोचिंग शिपयार्ड ही कर रही है, अपग्रेड का काम भी कोचिंग शिपयार्ड ही कर रही है, जिससे कंपनी को अच्छा रेवेन्यू और फास्ट रेवेन्यू मिल रहा है। और कोचिंग शिपयार्ड के पास ऑलरेडी नए ऑर्डर बुक्ड हैं, ऑलरेडी नए शिप बनाने का ऑर्डर फुल है कंपनी के पास। ऊपर से कंपनी ये जो मिड लाइफ अपग्रेड का प्रोसेस चलाया है ये भी काफ़ी कमाल का रेवेन्यू दे रहा है। शिप रिपेयर तो ऑलरेडी वर्क कर ही रहा है और नए ऑर्डर्स अभी भी चल रही हैं, अभी भी अच्छा खासा ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान में दिया जाता है सरकार की तरफ से, अगर कंपनी की कैपेसिटी फुल है तो नेवी या क्लाइंट नए शिप के लिए ऑर्डर टेम्परेली डिले कर देते हैं ताकि कोचिंग शिपयार्ड पे लोड मैनेजेबल रहे। और डिफेंस सेक्टर्स के अंदर बजट साइकिलिंग और प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अपग्रेड्स और मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम हो रहा है, तो अगर एक साल में सरकार ने प्लान बनाया है कि पुराने शिप को अपग्रेड किया जाए और जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको खत्म किया जाए, तो नए शिप के ऑर्डर वैसे भी नहीं आते, वो नए शिप ऑर्डर हमें अगले साल ही देखने को मिलते हैं। और अपग्रेड से एक फायदा कंपनी को ये हो रहा है कि कंपनी को डायरेक्ट रेवेन्यू मिल रहा है, क्रेडिबिलिटी कंपनी की बढ़ रही है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो Q2 है इस बार कंपनी का शानदार आ सकता है, और अगर Q2 शानदार आएगा तो फिर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। यही रीज़न है कि कोचिंग शिपयार्ड आज आपको एक अच्छी तेजी में देखने को मिल रहा है। बड़े इन्वेस्टर्स और विश्लेषकों की
नज़रों में आज ये कंपनी है। अब आप कैसे देखते हैं वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज़ होती हैं, चाहे वो कोचिंग शिपयार्ड हो, मझगांव डॉक शिप बिल्डर हो, गार्डन रिच शिप बिल्डर हो, एचएएल, बीईएल, बीडीएल, पारस डिफेंस, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, हर डिफेंस कंपनी को कवर करने की कोशिश करते हैं। जो भी बड़ी खबर होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।